students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. Okay, आज हम जिस पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. राइट, electronegativity. Many students always mash up it with electron gain enthalpy. पहले इसकी बात करते हैं, उसके बाद हम दोनों के डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे so that you people may understand the proper difference between them. Okay. Now, what is electronegativity? It is the relative electron attracting tendency of its atom for a shared pair of electrons in a chemical bond. Means tendency to attract shared pair or bonded pair towards itself in a chemical bond. Okay. देखिए बेटा, ये है दो हाइड्रोजन की एटम्स, राइट. ये है दो क्लोरीन की एटम्स. आपको पता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं. मीन्स इधर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी हाइड्रोजन ने शेयर किया. तो देखिए ये बॉन्ड मैंने ऐसे शो किया, तो जितनी दूरी पे ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है उतने ही डिस्टेंस के ऊपर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है. मीन्स यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से बराबर दूरी पे प्रेजेंट है. राइट. अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको ऐसे करूंगी, बराबर की दूरी. सिमिलरली इन दोनों के इलेक्ट्रॉन भी बराबर डिस्टेंस पे हैं. जितना इसका इलेक्ट्रॉन दूर उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन दूर. तो चलिए मैं इसको अगर शेयर करूं यहां पे तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी. ओके. जब दोनों बॉन्डेड एटम्स सेम होती हैं देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो इनके बीच का जो बॉन्डेड पेयर है वो किसी की तरफ भी शिफ्ट नहीं होगा. राइट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रोल प्ले करती है? जब कोई हेट्रोजीनियस कंपाउंड है, अब मैं दोनों को मिक्स करने लगी, मिक्स करके मेरे पास क्या बनेगा? HCl. और अब क्या होगा? अब एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया था, देखो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये रहा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन. आप 10th में करते हो ना, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन मैंने अलग शो किए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से शेयर किया. ये ऐसे शेयर कर लेता है और ये ऐसे शेयर कर लेता है. कॉमन एरिया में सिंगल बॉन्ड आया. राइट. तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड. लेकिन अब ये इसकी तरह बराबर डिस्टेंस पे नहीं होगा. ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है दे आर नियर टू, किसके नजदीक है? क्लोरीन के नजदीक. मतलब इसको अगर मुझे शेयर यहां शो करना हो तो मैं ऐसे लिखूंगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ज्यादा नजदीक हैं. तो हाइड्रोजन से दूर चले गए ना, तो इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इससे इलेक्ट्रॉन दूर गया, इट विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगी. इट इज रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी. इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसकी है? क्लोरीन की. राइट. तो ये क्लोरीन की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमेशा पोलैरिटी आती है, बॉन्ड्स पोलर हो जाते हैं. नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं. यहां सिर्फ हमें कंसेप्ट देखना है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इट इज जस्ट relative electron attracting tendency of its atom for a shared pair of electrons in a chemical bond. ठीक, कि केमिकल बॉन्ड के अंदर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुआ है, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ है, इट इज ओनली पार्शियल चार्ज. ठीक है. तो ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके. अब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? राइट. साइज ऑफ एटम. इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखना है, कौन रखेगा? अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से पहले वाला स्टेप है ये. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया,
लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया है, अपनी तरफ खींच के रखना है। तो स्मॉलर साइज मोर विल बी न्यूक्लियर चार्ज, therefore more will be hold of nucleus on outermost electrons, therefore higher will be electronegativity, right? और अगर लार्जर होगा, लार्जर साइज मीन्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर बात? मैंने फैक्टर दोनों इसी में कर दिए। ओके, सेकेंड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर मोर है, मोर न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज मोर विल बी होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन outermost electrons, therefore higher will be electronegativity. So simple. स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन को खींच के रखने की टेंडेंसी ज्यादा, ये चीज आप कर चुके हैं पहले। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, लेकिन केमिकल बॉन्ड होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं वेरिएशन। ये समझ आ गया होगा सबको। वेरिएशन अलोंग द पीरियड। हाउ डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरीज अलोंग द पीरियड? वेरिएशन, ओके, देखो अलोंग द पीरियड कैसे वेरी किया? अलोंग द पीरियड एज साइज decreases along the period, therefore electronegativity increases. along the period साइज डिक्रीज करता है, और साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करती है? स्मॉलर इज द साइज, मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. as size decreases along the period, therefore electronegativity increases. किधर? along the period. क्लियर? अब देखिए जरा डाउन द ग्रुप। एज साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, therefore electronegativity decreases. क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो गया, राइट? कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑटोमेटिकली कम हो गई। क्लियर? तो अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases. Okay? Now let us compare electronegativity and electron gain enthalpy. दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है? अब उससे पहले मैंने आपसे बात की along the period. Let it be lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी जो है बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिथियम इज 1, बेरिलियम इज 1.5, बोरोन इज 2, कार्बन इज 2.5, नाइट्रोजन इज 3, दिस इज 3.5 एंड फ्लोरीन इज 4। और आपको पता है फ्लोरीन से नीचे को जाते हुए साइज इंक्रीजेस, इधर से ये सेकेंड पीरियड है, इधर से इधर को जाते हुए साइज डिक्रीजेस। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अलोंग द पीरियड जब हम मूव कर रहे हैं तो फ्लोरीन का साइज स्मॉलेस्ट, और आपका 1 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव
electronegative element of the periodic table. Most electronegative element of the periodic table. This is fluorine. ध्यान से सुनना इस बात को. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन. उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का और उसके बाद नंबर आता है नाइट्रोजन का. फॉन ऐसे याद रखना. ये था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, नाउ सेकेंड 1 मार्क क्वेश्चन. द एलिमेंट having highest electron gain enthalpy in the periodic table. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? इट इज क्लोरीन. आपको बताया था ना मैंने कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से देख के तो ये लगता है कि जिसका साइज छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, लेकिन फ्लोरीन के केस में साइज क्या होता है? स्मॉल. मैं अभी इसके बारे में भी आपसे बात करती हूं. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर को जाते हुए साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज. तो आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है? इंक्रीज. और मैक्सिमम वैल्यू इज ऑफ. अब कार्बन और हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए कार्बन और हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और आपके पास इतना बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पुराण बन जाता है, राइट? जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उनके कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, पोलैरिटी नहीं है उसमें. ओके, अब ये आपके एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए. इसको अपने नोट्स में बिल्कुल टॉप पे लिखना कॉपी के. ओके, अच्छा, अब देखिए मैं अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन की वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी जो रिलीज होती है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. हम इसकी बात कर रहे हैं. फ्लोरीन की है -298 किलो जूल पर मोल. क्लोरीन की वैल्यू है, it is 1 minute. Yeah. This is -349. This is -295 and this is -235. Sorry. Bromine is 325 and this is 295. And this is 328. ये रहा, ठीक है, माइनस वैल्यू. और ये सारी की सारी वैल्यूज किस में है? किलो जूल पर मोल. तो आप देखिए 328, 349, 325, 295, मतलब क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा है किससे? ब्रोमीन से. ब्रोमीन की वैल्यू ज्यादा है आयोडीन से और क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा है फ्लोरीन से. क्लियर? ये प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं. और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज फ्लोरीन और क्लोरीन के साइज में बहुत फर्क है. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था. अगर आप इसको कंपेयर करें ना, फ्लोरीन और क्लोरीन को, तो यहां पे हमारे पास डायमेंशंस हैं. इसका क्लोरीन का रेडियस रहता है ऑलमोस्ट 99 पिकोमीटर. क्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस है इट इज ऑलमोस्ट 99 पिकोमीटर एंड विच इज क्वाइट हायर देन फ्लोरीन विच इज 72 पिकोमीटर. तो 72 पिकोमीटर के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करना दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर फ्लोरीन. तो उसकी जगह पे फिर हमारे पास क्या आ जाती है? क्लोरीन. क्लोरीन आसानी से 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकती है. ठीक है, अगर मैं ऐसे रफ सा आइडिया लूं तो ये रही फ्लोरीन एंड लेट इट बी 72. ओके, ये रहा इसका रेडियस. ठीक है, ये रहा इसका रेडियस.
अब इधर क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का रेडियस देखो 72 से हमें एटलीस्ट 27 ज्यादा लेना है, तो क्वाइट नेचुरल कि इसका रेडियस यहां तक ले लिया, तो देख लो बड़ा हो गया साइज। और वैसे भी उसमें 3 शेल्स हैं, इसमें 2 शेल्स हैं। पिछले लेक्चर में हमने काफी डिटेल में बात की थी, यहां क्योंकि कंपैरिजन है दोनों का, इसलिए मैं यहां पे ये बात कर रही हूं इसकी वैल्यू के साथ। ओके, क्लियर हो गया सबको? तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। और मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? दैट इज क्लोरीन। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन पता है कैसे आता है? द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and the element having highest electron gain enthalpy। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन रखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस इलेक्ट्रॉन लिया फिर एनर्जी बाहर गई, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये रिलेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। तो एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फ्लोरीन और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज क्लोरीन। तो ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो जब आप क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन वाला क्वेश्चन करते हो ना कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा है, तो उसमें आप वैल्यूज को भी लिख दें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नाउ लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए, सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कोई भी स्पेसिफिक यूनिट नहीं है क्योंकि ये एक कंपैरेटिव वैल्यू है, राइट, इसके पर्टिकुलर यूनिट्स नहीं है। तो लेट अस फाइंड आउट डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और दूसरी साइड में यहां पे लिखूंगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूं, आपका फर्स्ट डिफरेंस जो है, इट शुड ऑलवेज द डेफिनेशन। तो यहां पे आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट इनकी डेफिनेशन, इसकी भी लिखोगे और इसकी भी लिखोगे, राइट, ओके। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होना चाहिए? बॉन्डेड एटम। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड एटम होती है, राइट। इट इज द टेंडेंसी of an atom to attract an outside electron, ठीक है, and it is the tendency to attract शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबको क्लियर हो रही है बात? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक एटम हमारे पास है, मैं एटम ले लेती हूं, लेट इट बी फ्लोरीन। एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आया, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन, बाहर से इलेक्ट्रॉन आया और उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, उसको अट्रैक्ट करके F नेगेटिव बनना और उसमें से एनर्जी बाहर निकालना, दिस इज आउटसाइड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के नजदीक है, तो दिस इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। ये आउटसाइड इलेक्ट्रॉन और ये क्या रहता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेट अस सी वन मोर। नाउ इट इज द एब्सोल्यूट, it is
the absolute electron attracting tendency. एब्सोल्यूट का मतलब अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखनी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इट इज -298 किलो जूल पर मोल, राइट। अगर मुझे लिखनी है क्लोरीन की, ठीक है, ये फ्लोरीन की है, अगर मुझे लिखनी है क्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, और आपको पता है दैट इज -394 किलो जूल पर मोल। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, फिक्स्ड एब्सोल्यूट, कोई भी इसको मेजर करे आंसर यही आएगा, वैल्यू यही आएगी। लेकिन ये क्या है, इट इज रिलेटिव टेंडेंसी, दिस इज अ रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू। दो को कंपेयर करके हम बताएंगे कि दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है और कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करके रखेगा, ठीक है। ओके, नाउ अब एक चीज और देखिए, इधर हमने लिया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इधर हमने लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देखिए, नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, एटम शुड बी सिंगल एंड इन गैसियस स्टेट, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए हमारे पास क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। जब तक बॉन्ड नहीं होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप नहीं लिख सकते, ओके। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के यूनिट्स क्या हैं, किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल, लेकिन इसके नो स्पेसिफिक यूनिट्स, इसके कोई भी स्पेसिफिक यूनिट्स नहीं है। ऑल डन। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबको समझ में आ गया होगा, ये टेंडेंसी है आउटसाइड इलेक्ट्रॉन को लेने की, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, राइट। इट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, एब्सोल्यूट वैल्यू है, हर कंट्री के अंदर आपको यही वैल्यू मिलेगी, हर केमिस्ट्री की बुक के अंदर यही वैल्यूज हैं, ठीक है, स्टेबल वैल्यूज। फिर इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, आप डेफिनेशन में ही लिखते हो एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, और उसमें बॉन्डेड हैं, राइट। इसके यूनिट्स है किलो जूल पर मोल, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक यूनिट्स नहीं है, ठीक है, ओके। अब देखें नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इसकी आपने वेरिएशन देख ली ना, अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, और उसके बाद में हमने डिफरेंसेस की बात भी कर ली, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? दिस इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, क्वाइट सिंपल, दैट इज वैलेंसी, ओके। अब देखिए, दिस इज कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम, और ये किस पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, राइट। अप टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के बराबर होगी, एंड आफ्टर 4, ठीक है, अप टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आफ्टर 4 ये किसके बराबर होगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट।
तो इसको अगर हम एग्जाम्पल से करें, लेट्स सी, मैं फर्स्ट वाला हमारे पास जो पीरियड है उसको ले लेते हैं, लेट इट बी लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। नंबर 3 लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5। ओके, तो ये हमने लिखी कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे लिखने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? आउटर मोस्ट शेल है सेकंड 1, आउटर मोस्ट शेल है 2s 2, आउटर मोस्ट शेल है 2s 2p 2 + 1 3 6, ये फर्स्ट शेल से ये सेकंड शेल, टोटल कितने हैं 4, फर्स्ट शेल सेकंड शेल 5 आ गए ना, 8 - 5 = 3, सेकंड शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ओके यहां पे मैं सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखती हूं पहले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 5 + 2 7, ओके। अब वैलेंसी किसके बराबर है? यहां पे है 1 2 3 4, आगे क्या होगा 8 - 5 = 3, 8 - 6 = 2, 8 - 7 = 1। अब इसको आपने नेगेटिव नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इंटीजर लिखना है 1 2 3 4, राइट। आपको सिर्फ इनको लिखना है, इसकी वैल्यू आएगी 3 2 1। वैसे नाइट्रोजन जो है इट शोज मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं देयर डिसाइड द वैलेंसी, और अप टू 4 कार्बन तक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, बट कार्बन से ही कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब एक और तरीका है, वी आर हैविंग वन मोर मेथड इसकी वैलेंसी को निकालने का, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। लेट्स फाइंड दैट, ठीक है। अब अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो इट विल बी, मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूं पहले, ये सबने नोट कर लिया होगा आई होप साथ साथ में। तो इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी may be defined, the combining capacity is equal to the number of hydrogen or halogen atoms or twice the number of oxygen atoms। अब इस डेफिनेशन को मैं आप लोगों को क्लियर करती हूं, हाउ इट इज। कंबाइनिंग कैपेसिटी पहले आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के उससे देख लिया। नाउ इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजेंस एंड ऑक्सीजन एटम्स, किसी भी एटम के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, कितनी हैलोजेंस जुड़ सकती हैं, या कितनी ऑक्सीजन जुड़ सकती हैं। ये तो इक्वल, हाइड्रोजन हैलोजन बराबर होंगे, लेकिन ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है थर्ड पीरियड,
सोडियम, मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, बोरोन के देखो ऊपर वाले हमारे पास क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। ठीक है, हमने लिया थर्ड पीरियड। नाउ इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, जब सोडियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइन करता है इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्राइड, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सिलेन, सिलिकॉन के हाइड्राइड को बोलते हैं सिलेन, फॉस्फीन PH3, H2S सल्फर के साथ एंड HCl। व्हाट वी डिड, हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। लेट मी सी इज इट प्रॉपरली विजिबल और नॉट। यस इट इज विजिबल। हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट आपने देखा कि ये जितनी हाइड्रोजन्स लग रही है, अब देखो हाइड्रोजन्स कितनी लगी यहाँ पे 1, कितनी हाइड्रोजन्स 2, कितनी हाइड्रोजन्स 3, कितनी हाइड्रोजन्स 4, कितनी हाइड्रोजन्स 3 2 1। आ गया ना, सेम वही चीज आ गई। ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ हैलोजन, तो कौन सी हैलोजन ले, लेट इट बी क्लोरीन, हैलोजन है ना। ओके, नाउ इन टर्म्स ऑफ हैलोजन, तो देखें सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़ते हैं तो NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, PCl3, HCl2 एंड Cl2। ठीक है, अब देखो कितने क्लोरीन्स लगे 1 2 3 4 3 2 1। 2 क्लोरीन है ना यहाँ पे, एक क्लोरीन तो है ही है, दूसरी क्लोरीन इसके साथ जुड़ी तो एक ही आई। नाउ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है इट फॉर्म्स सोडियम ऑक्साइड एंड दैट इज Na2O, MgO, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिलिका के साथ कंबाइन करता है तो इट इज SiO2, it is P2O5, phosphorus it combines P2O5 and SO3, sulfur SO3, and in case of chlorine it is Cl2O7। ठीक है, क्लोरीन के साथ कंबाइन करके ये बनाता है Cl2O7। ओके, अब देखो 2 सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसको डबल कर दीजिए तो 2 सोडियम के साथ कितने, क्योंकि ऑक्सीजन को हमने क्या करना है ट्वाइस, तो 2 सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन तो डबल करो कितनी होगी 2 ऑक्सीजन, तो पर सोडियम कितनी आई 1। एक ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एक ही है, कितनी हो गई 2, यहां पे कितनी हो गई 3, 2 है ना, ये देखो डबल है ना, 3 की कितनी हुई 6, तो पर एल्यूमिनियम कितनी आई 3, SiO2 2 है ना, डबल कर दीजिए 4। अब देखिए यहां पे कितनी आई 5 2 10, 10 कितनी है 2 के लिए, तो 1 के लिए कितनी आई 5। SO3 डबल कीजिए कितना आया 6, एक ही सल्फर है 6, Cl2O7 14 हो गया, पर क्लोरीन 7। अब देखो इनकी वैलेंस शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम में होता है 1, मैग्नीशियम में होते हैं 2, एल्यूमिनियम में 3, इसमें 4, फास्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7। राइट, तो इस तरीके से हमारे पास अगर आप बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हैलोजन्स और ऑक्सीजन, तो वैलेंसी वही आ रही है, या तो 8 माइनस करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है तो जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। दिस इज
दिस इज नॉट लाइक दैट. डबल बॉन्ड ओ नहीं है. नो डाउट इसके ऊपर जो कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड वो ऐसा होता है. इट इज अ नेटवर्क ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट. कैसे? सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन. ठीक है, इधर ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन और इधर भी क्या आ गई? ऑक्सीजन. ऐसे. तो एक सिलिकॉन, यहां पे भी ऑक्सीजन होगी, यहां पे भी. एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है. इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है? 4. यहां पे देखो P2O5 फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, P2O5. हमारे पास वैलेंसीज आ जाती हैं. आप आराम से इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए वैलेंसीज को लिख सकते हैं. ठीक है, अब वैलेंसी भी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली अ स्मॉल टॉपिक एंड दैट इज व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप. लेट्स फाइंड दैट. डायगोनल रिलेशनशिप. देखिए, कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमने किया एटॉमिक साइज. क्या हो रहा था? अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस. याद है सबको? एटॉमिक साइज के बाद हमने करा आयोनाइजेशन एंथैल्पी. अब मैं शॉर्ट में लिखूंगी. इट वॉज द फर्स्ट एंड सेकेंड. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा हो जाएगा. अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है ड्यू टू स्मॉल साइज. और डाउन द ग्रुप क्या करती है? वो डिक्रीज, क्योंकि नीचे जाते हुए साइज इंक्रीज कर रहा है. साइज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच का गैप बढ़ जाता है. ओके, 2 हो गई. ओके, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक, स्मॉल साइज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. फोर्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. साइज डिक्रीजेस तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. और इधर को क्या करेगी? साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. और वैलेंसी को मैं यहां नहीं लिखूंगी क्योंकि वैलेंसी अलोंग द पीरियड मिड तक बढ़ती है और उसके बाद में घटती है. उसका ट्रेंड बिल्कुल डिफरेंट है. अब कोई भी प्रॉपर्टी जो इधर को डिक्रीज और इधर को इंक्रीज, हर प्रॉपर्टी क्या कर रही है? ऑपोजिट इंपैक्ट बता रही है. लेकिन अगर हम डायगोनली मूव करें तो दोनों ही इफेक्ट क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज. उधर बढ़ रही है, इधर घट रही है, कोई भी वैल्यू, तो अलोंग द डायगोनल जब हम मूव करते हैं देन व्हाट हैपन्स? वैल्यू बिकम्स ऑलमोस्ट सेम. अब यही कंसेप्ट जो हमारे पास है डायगोनल रिलेशनशिप का. नाउ सी, मैक्सिमम हमारे पास फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड. ओके, तो देखिए मैं बात कर रही थी डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में. तो आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट 3 मेंबर्स, दिस इज लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन of second period, they are present in second period, show diagonal relationship. तो आपको लेना पड़ेगा second period and third period, right? तो lithium shows diagonal relationship with magnesium, beryllium shows with aluminium, and boron it shows diagonal relationship between silicon, right? तो any property जो अलोंग द पीरियड इधर को जाते हुए इंक्रीज करेगी, इधर को जाते हुए डिक्रीज करेगी,
या मैं उल्टा ले लूं, इधर को जाते हुए डिक्रीज करेगी और इधर को जाते हुए इंक्रीज करेगी। यहां मैं ले रही हूं एटॉमिक साइज। अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो जब हम डायगनली मूव करेंगे तो वो वैल्यू इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू के बीच की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम्स नहीं आएंगी। तो डायगोनल रिलेशनशिप आता ही क्यों है? दिस इज ड्यू टू, रीजन क्या है इसका? टू अपोजिंग ट्रेंड्स, अपोजिंग ट्रेंड्स along the period and down the group. तो there is neutralization along the diagonal. अच्छा, मैंने यहां पे ना एटॉमिक साइज नोट किए हैं इन पिकोमीटर्स। लिथियम 152, सोडियम 186, बेरिलियम 112, डाउन द ग्रुप 160, 85, 143, 77, 118. ओके, नाउ अलोंग द पीरियड देखिए 152, 112, 85, 77 और इधर को जाते हुए इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जब हम डायगोनली मूव कर रहे हैं, देखिए इन दोनों का तो बहुत ही नजदीक है। ठीक, अब यहां पे गैप थोड़ा ज्यादा आ गया, लेकिन अगर आप 112 से 85, 112 से 160, तो इन दोनों के बीच में ये वैल्यू आ रही है। रीजन ये है कि यहां पे S और यहां से कौन सा ब्लॉक शुरू हो जाता है? P। बोरोन जो है इट इज प्रेजेंट इन P ब्लॉक, कार्बन इज प्रेजेंट इन P ब्लॉक, राइट। तो ये दोनों ही S ब्लॉक में है। बीच में 10 ग्रुप्स का जो हमारे पास गैप आ जाता है, उस वजह से ये S और P ब्लॉक दोनों एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो यहां से बोरोन सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। चाहे हम साइज की बात करें, अब साइज के बाद अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, इट विल ऑल्सो हैव सेम ट्रेंड। अब इस डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से होता क्या है, हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर इसको पढ़ेंगे जब हम S और P ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों एक जैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। उसी तरीके से बेरिलियम जो है ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के साथ मैच करता है। ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो बोरोन और एल्यूमिनियम आपस में शेयर नहीं करते हैं। और सिमिलरली बोरोन शोज मेनी सिमिलैरिटीज इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ सिलिकॉन, राइट। देखिए बड़े टिपिकल से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज मोर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। देखते हैं, इधर मैंने लिख लिया मैग्नीशियम और इधर मैंने लिख लिया सोडियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, सोडियम का 11। इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आउटर मोस्ट लिखूंगी, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यही आएगा। 3 शेल्स हैं इसमें, 6 + 4 10, 10 + 2 12। और इधर 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, अगेन 3 शेल्स और s1 में है 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मैं मैग्नीशियम को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी, दिस इज 3s2, और सोडियम को मैं रिप्रेजेंट करूंगी 3s1, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। दोनों में से सिमेट्रिकल, ठीक। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, इट इज सिमेट्रिकल, राइट। 3s भरा हुआ है और उसका 3s आधा है। दिस इज मोर स्टेबल। मोर ओवर मैग्नीशियम जो है वो सोडियम के राइट साइड में प्रेजेंट है। मैंने यहां पे लेफ्ट में ही लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैग्नीशियम इज ऑन राइट साइड ऑफ सोडियम and size decreases along the period. That is, size of magnesium is less than size of sodium. Therefore, IE1 of magnesium is less than IE1 of sodium. हो गया। अब देखो, जब मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन हटा के बना मैग्नीशियम +1 इलेक्ट्रॉन, और इधर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन हटा के बना सोडियम पॉजिटिव, तो इधर क्या था 1s2, 2s2, 2p6,
3s2। अब ये बन गया 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम था 1s2 2s2 2p6 3s1 और एक इलेक्ट्रॉन हटा के बन गया 1s2 2s2 2p6। ओके, अब मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव ये बना, मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, और इधर सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन और हटेगा तो ये बन जाएगा Na2 पॉजिटिव। हटाना है ना हमने सोडियम से, तो यहां पे लगेगी IE2, यहां पे लगेगी IE2, यहां क्या लगी थी IE1, इधर क्या लगी थी IE1। अब देखिए फर्स्ट की तो बात हो गई कि मैग्नीशियम का साइज जो है वो छोटा है इसलिए एनर्जी ज्यादा लगी, लेकिन सेकंड केस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3s1, लेकिन सोडियम की क्या हो गई, नोबल गैस, सिमेट्रिकल, स्टेबल। अब सोडियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से हटना है, नोबल गैस में से, लेकिन मैग्नीशियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से हटना है, दिस इज अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो मैग्नीशियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाने के लिए, भले ही बाद में वो बनेगा नोबल गैस, Mg2 पॉजिटिव इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन हटते ही वो बन जाती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन हटाना इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन अगर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की IE1 मैग्नीशियम की IE2 एनर्जी लगेगी, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होती है। इवन देन मैग्नीशियम एग्जिस्ट एज एन बिकॉज आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, व्हाट हैपन्स, इट फॉर्म्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर से पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं मैंने तकरीबन हर लेक्चर के अंदर आपको बताया है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड अप टू पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो चैप्टर के नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगी, अच्छे से उनको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से नोट कीजिए एंड इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। देखिए जरा ये क्वेश्चन, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ionization enthalpies and electron gain enthalpies of a few elements in kilojoule per mole are, देखिए ये रहे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। मैंने एबीसी नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं बी लिखूंगी तो दैट स्टैंड फॉर बोरोन एंड सी विल रिप्रेजेंट कार्बन, तो मैं एबीसी नहीं लिखूंगी, मैंने लिखा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। ओके, दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी IE1, और इसको डेल्टा IH भी लिखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखते हैं ना EG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए H, तो उसी तरीके से कुछ बुक्स के अंदर इट विल बी रिटन एज डेल्टा I मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी H, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस H। ओके, ये रही इनकी वैल्यूज, ये रही सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, पॉजिटिव होती है ना दोनों क्योंकि हमें लगानी होती है। दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन लिया है एक, पॉजिटिव मींस 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, है ना, पॉजिटिव तभी आती है ना। तो ये रही हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज। अब आपको आंसर करना है द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इनमें से कौन है जो सबसे कम रिएक्टिव है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एंड द मेटल विच कैन फॉर्म MX2, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे होता है। कौन सी मेटल है जो इनमें से 2 आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगी, MgCl2, मतलब X मीन्स हैलोजन, और कौन है जो सिंपल बनाएगी MX। ओके, अब एक चीज देखिए,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन शो करते हैं? नॉन मेटल्स। ठीक, अब इसमें से मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है वो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू से। ये वाली जो वैल्यूज हैं दीज आर ऑफ नॉन मेटल, वेरी हाई वैल्यूज। मेटल भी इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं, हम मेटल्स में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं हम। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाता है? कॉपर सॉलिड। सोडियम में भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो नॉन मेटल्स तो ये रही, ठीक है, और इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दूंगी, पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट इनमें से कौन है जो लीस्ट रिएक्टिव होगा? सोच के देखो जरा। रिएक्टिविटी कौन शो करता है? जिसका इलेक्ट्रॉन जा सकता है या इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है। तो गेन करने वालों की बात तो ये हो गई जिनकी वेरी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आ रही है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी को देखकर भी आप बता सकते हो कौन रिएक्टिव है कौन नहीं। जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि बड़ी ज्यादा एनर्जी हमारे लिए लगाना भी टफ होता है, ठीक है। तो उस तरीके से ये पूरे का पूरा न्यूमेरिकल, ये देखने में एक है लेकिन यू आर आंसरिंग 6 क्वेश्चंस, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही टेबल बनकर आएगा और आपको कई बार तो आंसर छांटने होते हैं एंड समटाइम्स यू हैव टू मैच द कॉलम्स, ओके। तो इसको सॉल्व करके मुझे नोट्स के साथ जरूर भेजना, क्योंकि ये चीज मैंने वीडियो में बोली है तो पता चल जाता है किसने वीडियो देख के होमवर्क किया है और किसने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको नोट कीजिए और इन क्वेश्चंस का आंसर लिख के मुझे नोट्स के साथ रिटर्न करना, ठीक है। तो इट वॉज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। वेरी सून वी विल बी मीटिंग with the new chapter. Till then, stay home, stay safe and stay happy. ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, स्कूल बहुत जल्दी खुल जाएंगे।